गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, विगत कक्षा में हम लोगों ने समसामयिकी के जिस मुद्दों पर विचार विमर्श किया था वो आपके और ख़ासकर यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था को आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। मेरा ये मानना है कि 1858 तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो 1858 के पहले मैं थोड़ा सा आपको ले चलूँगा। 1857 के विद्रोह में मित्रों मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि आधुनिक भारत का विषय है तो पॉलिटी में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार संक्षेप में इसलिए 1857 की क्रांति से रूबरू कराऊंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मित्रों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और उसका व्यापार कैसे कैसे चलता रहा विगत वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे और वीडियो में, पुरानी वीडियो में मैंने एक सिरे से, एक सिलसिले से पढ़ाया है, आप उसको पढ़ते जाएं। तो 1857 की क्रांति में भारत का एक कुनबा जो था, मतलब पूरा भारत नहीं, भारत का एक कुनबा ही अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो पाया और उसी एक कुनबे ने अंग्रेज़ों की जड़ को झकझोर दिया। अब आप सोच लीजिए कि भारत का एक कुनबा विद्रोह किया और अंग्रेज़ों की जड़ें हिल गईं, तो सोच लीजिए अगर पूरा भारत एक साथ विद्रोह कर दिया होता तो आज़ादी 1857 में मिल चुकी होती। वीर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को पहली स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। तो 1857 के बाद जो एक्ट या नियम आएगा तो वो इस ऐसा नियम आएगा कि अब भारतवासियों को भी थोड़ी छूट की बात की जा रही है। 1858 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, भारतीयों को भी छूट दिया जाए, भारतीयों के साथ भी नम्रता से पेश आया जाए, लेकिन भारत को और अधिक दिनों तक अंग्रेज़ कैसे शासन करें, लॉलीपॉप। अब अंग्रेज़ भारतीयों को देंगे लॉलीपॉप। क्या देंगे? लॉलीपॉप, कि आपके साथ ये किया जाएगा, आपको ये छूट दी जाएगी, आपको वो छूट दी जाएगी। और भारतीय बेचारे क्या होते हैं, सीधे सभ्यता वाले इंसान, वो इनके लॉलीपॉप में फंस जाते हैं और धीरे 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 इनका शासन आगे की तरफ रन कर जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पूरे भारत में क्यों नहीं फैली? तो उस वक्त कम्युनिकेशन का अभाव था। आज क्या है कि फैज़ाबाद में कोई घटना हुई तुरंत पूरे भारत में फैल जाती है, मीडिया है। तब के टाइम पर ना कोई मीडिया था, ना कोई टेलीफोन था कि हाँ भाई मैं दिल्ली में क्रांति हो गई है, मद्रासियों को पता चल जाए। तो मान लीजिए दिल्ली से कोई मद्रास इस क्रांति के बारे में बताने के लिए जा भी रहा है तो उसको साल भर लग जाते थे मद्रास पहुंचने में। अगर 1857 में क्रांति हुई और हम चाहें कि दक्षिण भारत में इसके बारे में पता चल जाए लोगों को, तो साल भर बैलगाड़ी से, इक्का गाड़ी से जाते जाते साल भर बीत जाएगा और इधर क्रांति जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से समाप्त हो चुकी होगी। इतना लंबा समय लगता था। तो 1857 की क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के अभाव की वजह से पूरे भारत में इस क्रांति को नहीं फैल पाया। लेकिन अंग्रेज़ों को सबक मिल गया कि अब भारतीयों को छूट देना पड़ेगा। तो मित्रों, 1858 तो आप लोगों ने नोट कर लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषणा पत्र है महारानी का। 1 नवंबर 1858, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, 1 नवंबर 1858, ये हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिसमें कुछ हद तक भारतीयों को संविधान का, भारतीयों को, आप लोग लिखते चले मेरे साथ साथ, नहीं तो वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा। 1 नवंबर 1858 की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में भेजी कि भारतीयों को अब अंग्रेजी प्रजा के बराबर समझा जाएगा। भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भाग में रहने वाली जो भी प्रजा है, जो भी जनजातियां हैं, वो सारी जनजातियां अब समान हो जाएंगी ब्रिटिश प्रजा के। मतलब जो लेवल ब्रिटिश नागरिक का भारत में है वही लेवल अब भारतीयों का भी होगा। देखिए लॉलीपॉप नंबर 1। लॉलीपॉप नंबर 2, भारतीय लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तीसरा है भारत के लोगों को भौतिक तथा नैतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी इस 1858 की घोषणा पत्र में। 1 नवंबर 1858 की घोषणा पत्र में 1 नवंबर 1858 की इस घोषणा पत्र को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है भारतीयों का अधिकार पत्र। तो भारत के शिक्षित वर्ग ने महारानी की इस घोषणा को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, और जो शिक्षित वर्ग था वो काफ़ी इस घोषणा पत्र से काफ़ी संतुष्ट भी रहा। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको अगले अधिनियम पर, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1861। मित्रों, इस वक्त ब्रिटेन के चार्टिस्ट आंदोलन द्वारा उत्पन्न की गई चेतना एवं लॉर्ड कैनिंग द्वारा शासन सुधार हेतु भारत मंत्री को दी गई रिपोर्ट के कारण संसद में यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। इसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड कैनिंग ने की। आपको पता होना चाहिए मित्रों, ये 1858 में पूरे के पूरा शासन सचिव के हाथ में दे दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं होगा, जो भारत में इसका रहने का अनुभव नहीं होगा, वो पूरी तरीके से भारत की सभ्यता संस्कृति से परिचित नहीं होगा, वो भारत के लिए सही कानून, सही नियम नहीं बना पाएगा। तो 1858 में जो सचिव को पावर मिली थी, 1861 में वो पूरी पावर लॉर्ड कैनिंग को मिल गई। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उस वक्त सचिव की जो नियम कानून थे उससे जनता उतनी प्रकार से समझ नहीं पाई, उस कानून को, उस नियम को जनता समझ नहीं पाई जितने अच्छे से लॉर्ड गवर्नर भारत को समझता था। क्योंकि लॉर्ड गवर्नर जो होता था वो भारत का ही निवासी होता था, जिसको वायसराय कहते थे। और पहला वायसराय कौन है, इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, इंग्लिश में लिखते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। भारत परिषद को अब एक कानूनी संस्था या विधायी संस्था बना दिया गया। सभी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार इसको दे दिया गया। पहले क्या था, पहले ये कानून बनाता था, गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था। अब ये क्या करेगा, कानून विधायी भारत सचिव क्या करेगा, उसकी परिषद क्या करेगी, कानून बनाने वाली संस्था बन गई। अब इस कानून को जरूरी नहीं है कि वायसराय माने, अगर वो चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। मतलब फिर से एक बार गवर्नर जनरल सर्वोपरि हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, इसके बारे में जितने भी बच्चे यूपीएससी और पीएससी वाले कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो सारी ताकत गवर्नर जनरल को वापस क्यों दी गई। अभी मैंने डिस्कस किया है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत का निर्माण किया गया। मित्रों, मद्रास एवं बम्बई की सरकार को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दे दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नोट कर लीजिए कि किस एक्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत बम्बई एवं मद्रास की सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार प्रदान किया गया, तो वो 1861। गवर्नर जनरल की परिषद में 5वां सदस्य भी शामिल कर लिया गया। 5वां सदस्य भी शामिल कर लिया गया। और गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सदस्य संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सदस्य वही नियुक्त होंगे जिनका भारत में रहने का अनुभव हो। अगर भारत में इनको रहने का अनुभव नहीं है तो सदस्य के रूप में माने नहीं जाएंगे। अब मित्रों, एक अगला अधिनियम है 1873 का अधिनियम, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किए जाने का प्रावधान किया गया। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग नोट कर लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य रूप से औपचारिक रूप से कब बंद कर दिया गया, तो 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। मित्रों, अब आप हमको ये बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्यों बंद किया गया, क्यों ऐसा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, आखिर इसको बंद क्यों किया गया, इसके बारे में आप
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल में लिख के बताएंगे और उसका रीजन मैं एनालिसिस करूँगा, क्या सही क्या गलत, और उसका उत्तर मैं उसी समय व्हाट्सएप पे आपके भेज दूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब अगला आप लोग नोट कर लीजिए, शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सॉल्व पेपर अनसॉल्व ला के देख लीजिए, पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है, शाही उपाधि अधिनियम कब आया? 1876। मित्रों, इस अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से भारत सरकार था इसका अंतरण कर दिया गया, इसको हस्तांतरित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार को। मतलब भारत सरकार को अब अप्रत्यक्ष रूप से कौन चलाएगा? ब्रिटिश सरकार चलाएगी। गवर्नर जनरल के परिषद में 6ठे सदस्य को नियुक्त किया गया, जिसका काम था लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। गवर्नर जनरल के सदस्य 5 मैक्सिमम थे, इसमें 6ठे भी बढ़ गए हैं और इनका काम क्या था? लोक निर्माण विभाग। 1853-1854 में लाल डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1853 और 54 में लाल डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाही उपाधि अधिनियम 1876 का 28 अप्रैल 1876 की एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, 2020 इंपॉर्टेंट। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को भारत की सामग्री घोषित किया गया। मित्रों, 1600 से भारतीय राज्य व्यवस्था संवैधानिक विकास शुरुआत हुई है भारत में, और 1876 तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को कोई भी समस्या अगर 1600 से 1876 के बीच में कोई भी समस्या आप लोगों को होती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर आप लोग SMS कर सकते हैं। ये SMS आप रात 10 बजे से सुबह तक कर सकते हैं। बस रात में 10 से सुबह 6 तक कोई SMS मत करिएगा, उसके बाद आप लोग फ्री हैं, उसके बाद आप लोग चाहे जब SMS करेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा। देखिए मित्रों, आप लोगों को एक मैं जानकारी दे दूं कि हमेशा धीरे धीरे ही ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। आप ये ना सोचें कि आज राज्य व्यवस्था 1600 से शुरू हुई है तो सीधे भारत आज़ाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एक एक्ट, एक एक अधिनियम मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्यों पढ़ाता हूँ और बार बार मैं आपको पीछे से उठा के आगे लाता हूँ, क्योंकि आप लोग एक लिंक जोड़ पाएँ, हर एक एक्ट से एक लिंक को जोड़ पाएँ। इसीलिए मैंने 1857 की क्रांति, जिनका पॉलिटी में कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको क्यों बताया कि भारतीयों को लॉलीपॉप देना शुरू हो गया, भारतीय को लॉलीपॉप अंग्रेज देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अधिक समय तक भारत पर राज करना है, यहाँ से जितने भी संसाधन हैं उसको ब्रिटेन लेके जाना है। उनका मुख्य मकसद यही था, भारत को लूटो, डिवाइड एंड रूल। तो ये आगे और मज़ा आने वाला है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और ज़्यादा सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। मित्रों, कल की क्लास में मैं आप लोगों को 1600 से लेके 1876 तक यूपीएससी, पीएससी, बीएड, रेलवे, जितने भी वनडे एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। मित्रों, जाते जाते कुछ शब्द आपके लिए। कोरोना महामारी, तो जैसा आपको पता ही होगा कि पूरे भारत में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। अभी तक कोई वैक्सीन, कोई दवा विश्व में किसी के पास नहीं है जिससे इस महामारी को रोका जा सके। तो मित्रों, अब हमको इस महामारी के साथ ही रहना है, तो अपनी आदत डाल लीजिए आप लोग मास्क पहनने की। जैसे खाना खाना आप नहीं भूलते, वैसे मास्क पहनना मत भूला कीजिए मित्रों। और सैनिटाइज़र, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र आप जेब में ही रख के जाएँ, और किसी से हाथ न मिलाएं, बहुत गले वले मत मिलें, दूर से नमस्कार करें, वाईफाई प्रणाम करें लोगों को।
और क्योंकि अगर आपका जो स्वास्थ्य उत्तम होगा तभी एक अच्छी बुद्धि के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें से कौन सा एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, कौन सा एग्ज़ाम आपका लक्ष्य है, उसमें से एक एग्ज़ाम आप उठाएं और उसके थ्रू पढ़ाई शुरू करें पाठ्यक्रम के अनुसार। मैं बार बार पाठ्यक्रम को लेकर इसीलिए चर्चा करता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम बहुत बड़ा हवा नहीं है। एग्ज़ाम निकालने वाले कोई वीर पुरुष अलग से नहीं आते, वो भी इसी पृथ्वी के होते हैं, बस उनके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक कदम का फासला है मित्रों। आप चाहें तो फ्यूचर IAS एकेडमी और उसकी टीम के साथ जुड़ के उस फासले को पूरा कर सकते हैं। तो विश्वास रखिए कि आपको आपके करियर को एक नई दिशा देने का काम ये फ्यूचर IAS एकेडमी करेगी, उसकी टीम करेगी, और ये टीम 24 घंटे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। तो आज का अंक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और उन बच्चों को बहुत सारा आभार और प्यार जिन्होंने मेरे विगत वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे फ्यूचर IAS के ऊपर, जिससे फ्यूचर IAS इस ज़िले की रही इस भारत की सबसे बड़ी संस्था बन जाए। इसी शब्दों के साथ आज का ये अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।